नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत। खबरें सुनने से पहले आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, इलेक्टोरल बॉन्ड की। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को और भी सख्त तेवर अपनाए। कोर्ट ने एसबीआई को साफ निर्देश दिए कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड की पूरी जानकारी दे। एसबीआई के चेयरमैन एक हलफनामा भी दे जिसमें लिखा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी एसबीआई के पास थी वो सब हमने दे दी है, कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। अब देखना यह है कि एसबीआई अब भी कोई गली निकालता है या पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देता है, जिससे पता लग सके कि आम आदमी या आम कंपनियां जो किस तरह से अपने लाभ का 200% या 1800% भी किसी पार्टी को चंदा दे सकती है। इसकी अवश्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन की बड़ी रैली का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति के विनाश का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इस शक्ति की उपासना भी ऐलान है। मुंबई के जिस शिवाजी पार्क में ऐलान किया गया, वहां का हर बच्चा जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष करता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाल ठाकरे की आत्मा को कितनी चोट पहुंची होगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर माँ और बेटी ही शक्ति का रूप है, मैं शक्ति के रूप में इनकी पूजा करता हूँ। इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वह शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह घुमाकर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने सच्चाई बोली है। मैं जब भी आवाज उठाता हूं, मोदी और उनकी झूठ की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया वह कोई धार्मिक शक्ति नहीं, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। मोदी उस शक्ति का मुखौटा है। यही वो शक्ति है जिसने भारत की आवाज और सीबीआई, ईडी तथा आयकर जैसी संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया है। मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं जो अरबपतियों का कर्ज माफ करती है, जबकि किसान खुद खुशी के लिए मजबूर होता है। राहुल ने आरोप लगाया कि उस शक्ति के लिए देश की संपत्ति नीलाम होती है, जीएसटी थोपा जाता है। उस शक्ति को भारत में के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर चली लंबी खींचतान के बाद सोमवार को सहमति बन गई। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 17 सीटें भाजपा के हिस्से में आई है। पहली बार भाजपा अपनी सहयोगी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16, रामविलास पासवान के बेटे चिराग की अगुवाई वाली लोजपा 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएसएलपी के खाते में एक सीट आई है। वहीं पासवान के भाई और मौजूदा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी भी खाली हाथ रही। अब देखना यह है कि पशुपति कुमार पारस और मुकेश साहनी को किस तरह से मैनेज करती है, या वह बगावत करके दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भले ही सीटों का बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन गठबंधन के तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि तीनों दल 22, 16, 10 के फॉर्मूले पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। शिवसेना 22, कांग्रेस 16 और एनसीपी में 10 सीटों पर बात बनती दिख रही है। इन तीनों दलों को अपने छोटे सहयोगियों के लिए 4 से 5 सीटें छोड़नी भी पड़ सकती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि बुधवार को तीनों दलों में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लग जाएगी। ऐसे ही बंटवारा हुआ तो उद्धव गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका होगी। उद्धव गुट मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 5 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि मुंबई की उत्तर मध्य सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। मुंबई की 5 सीटों पर उतरी तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है भाजपा को, क्योंकि शिवसेना का पूरा जो फोकस है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।